फिलहाल आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपका ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में क्या आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, सबसे पहले तो ये जानो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जहां पर हम स्टडी करते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की, ठीक है ना। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी करने को ही हम क्या कहते हैं, यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। या फिर और मॉडर्न डेफिनेशन अगर आप इसकी देखेंगे तो और मॉडर्न डेफिनेशन जो है वो ये हो जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड होते हैं वो आते हैं, साथ ही साथ इनके डेरिवेटिव कुछ चेंज इनमें कर दिया जाता है तो उनके वो डेरिवेटिव कहलाते हैं। उनकी स्टडी जब हम करते हैं तो वो सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर आते हैं। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। सारे नोट्स आपके बनकर तैयार हैं, ठीक है ना। ये मैंने हाथ से लिखकर तैयार कर दिए आपके नोट्स, और मैं इनको आपका जैसी क्लास कंप्लीट होगी तो वो मैं आपको स्कैन करके कुछ समय बाद अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी उन सारे नोट्स पर भी काम चलना स्टार्ट हो गया है। इसी तरीके की जैसे ये वाली सीट की पीडीएफ हम देते हैं ना, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली, इसी तरीके से ऐसी ही सीट आपको एक और बनवा रहे हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, टॉपिक का नाम लिखा होगा, उससे रिलेटेड पॉइंट लिखे होंगे जो आपके ऑलरेडी प्रिंटेड होंगे, और उसके नीचे जगह खाली होगी। जो भी आपको लिखना हुआ करेगा, आपको पहले ही टॉपिक से पहले ही आपको सीट दे दी जाएगी पीडीएफ के रूप में। आप क्या करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, हम बता देंगे कि इस दिन ये वाला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले सीट ले आओ। तो सीट लेकर आप आ जाएंगे, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिखने हैं या फिर जो चीजें हम नोट करवाते हैं वो इसमें नोट करते रहेंगे आप। तो साथ ही साथ आपके नोट्स भी बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। निकलवाना आपको पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो हम आपको फ्री में दे देते खुद से निकलवा के, लेकिन अब आपको दूर है आप लोग तो आपको खुद ही निकलवाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पेज भी इसके अंदर जो है वो आप जोड़ लिया करिए। तो ये अभी एक दो चैप्टर में तो नहीं हो पाएगा, आगे जो फ्यूचर वाले चैप्टर है आपके उनमें काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। उनके लिए स्टार्ट हो चुका है तो वो आपको मिल जाएंगे। फिलहाल अभी तो आपको ऐसे ही जो हम दे रहे हैं इन्हीं से ही आपको काम चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो अभी तो जो मैंने दिए हैं आपको उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन में पहली बात आपने क्या देखी, पहली बात आपने देखी भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ध्यान से सुनेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा दो चीजें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहली बात, यहां पर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है ना। स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। अब आप हाइड्रोकार्बन समझे क्या होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड, जिनमें केवल कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा, ये आपके यहां पर कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। आगे चल के आएगा, डिटेल में आएगा, बहुत अच्छे से मैं इनको कराने वाला हूं। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में आइए बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की साइंस अभी की नहीं है, ये लगभग 200 साल पुरानी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है। आप अपने चारों तरफ देखोगे तो आपको केमिस्ट्री दिखाई देगी, और उसमें भी सबसे ज्यादा अगर कोई दिखाई देगा तो यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिखाई देगी। आपका शरीर का जितने भी टिश्यू हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी आपके जो अंदर आपके बायोमोलिक्यूल है, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसी वजह से जैसे कि आप अगर देखोगे, और कुछ बताते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपकी जो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है ना, जो आपकी सेल, उसका जो
प्रोटोप्लाज्म होता है वो भी पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड के बायोमोलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, उसमें सारी चीजें यही पाई जाती हैं। आप देख लो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें क्या है, डीएनए, आरएनए, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके होते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से पहले क्या माना जाता था, पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को केवल और केवल लिविंग बॉडी के अंदर ही बनाया जा सकता है, या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो लिविंग बॉडी से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, लिविंग थिंग से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है ना। इन्हें सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता आउटसाइड द लिविंग बॉडी, मतलब लैब में इनको कभी भी सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, ये पहले माना जाता था। और ये जो थ्योरी थी ये किसने दी थी, ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है। एक साइंटिस्ट थे आपके बर्जीलियस, ठीक है ना। बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कहती थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। बस सुनते रहिएगा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं और जो कुछ है वो थ्योरी के रूप में आपको बस याद रखना है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो कि बर्जीलियस ने दी थी, बर्जीलियस ने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स की जरूरत होती है और वो वाइटल फोर्स केवल और केवल पाया जाता है लिविंग बॉडी के अंदर, ठीक है ना। और इसी वजह से हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को आउटसाइड द लिविंग बॉडी नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नेवर बी, अभी मेरे राइटिंग पे आपको नहीं जाना है, ठीक है ना। सिंथेसाइज्ड आउटसाइड द लिविंग बॉडी, जल्दी जल्दी में लिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें लिखी हुई हैं। लिखना इस वजह से जरूरी होता है ताकि आपकी आंख कान नाक सारी चीजें काम करती रहें। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है नेवर बी सिंथेसाइज्ड आउटसाइड द लिविंग बॉडी, ये कौन कहता था, वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी, ठीक है ना। कुछ समय बाद इन्हीं के एक शिष्य ने क्या किया, एक ऐसी चीज बना दी जिसने डिस्कार्ड कर दिया वाइटल फोर्स थ्योरी के स्टेटमेंट को। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी कि लिविंग बॉडी के बाहर हम कभी भी यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते, लेकिन एक साइंटिस्ट जो कि इन्हीं के बर्जीलियस का क्या था, वो स्टूडेंट था, बोहलर ने क्या किया, यहां पर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, ठीक है ना। ही सिंथेसाइज्ड द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई नाम बता सकता है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कि लैब में बनाया गया था, क्या था, बहुत सही, यूरिया। ही सिंथेसाइज्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब और उसका नाम था यूरिया। क्या था, यूरिया। इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट लिया, अमोनियम साइनेट, NH4 को अमोनियम कहते हैं और CNO माइनस को हम क्या कहते हैं, साइनेट आयन, ठीक है ना। NH4 प्लस और CNO माइनस, जब इसको आप तोड़ोगे तो यहां पर NH4 प्लस और CNO माइनस आएगा। तो अमोनियम साइनेट को इन्होंने क्या किया, हीट किया। दरअसल में ये कोई मकसद नहीं था इनका, अब ये गुरु के ही तो चेला थे, तो जो गुरु बताएगा वही तो ये करेंगे, अपना दिमाग थोड़ी ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि इनको तो इनके अंडर में पढ़ना था। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ बेटा कुछ काम कर लो, तो ये गए लैब में कुछ ना कुछ करने लगे और वहां पर यहां पर इनको क्या हुआ था कि NH4 CNO को इन्होंने क्या किया, एक किसी बर्तन में लिया। अब स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट तो मजे में काम करते हैं, मजे मजे में किसी बर्तन में ले लिया और लेने के बाद क्या किया, उसको बीकर में लेकर उसको गर्म करने रखकर छोड़ गए और उधर जाकर देखने लगे, चिता कि वहां पर चल रहा था, तो वहां जाकर देखने लगे, ऐसे करके खड़े हैं देख रहे हैं, अब मजे में मस्त हो गए। उधर वो गर्म होता गया, तो गर्म होते होते कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया, वो गर्म होते होते कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया।
इतना गर्म हो गया कि वो एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। पहले यहां पर कोई एक और कंपाउंड बनता है, फिर उसमें रीअरेंजमेंट होकर फिर आपका बन जाता है यहां पर NH2CONH2, ये बन जाता है। हीट कुछ ज्यादा ही हीट हो गया वो, ठीक है ना, और कुछ अद्भुत हो गया। जब इन्होंने इसका परीक्षण किया ये तो डर गए थे, जब आए हड़बड़ाने लगे कि अरे यार मैंने ये क्या कर दिया, ये ऐसी अजीब सी स्मेल क्यों आने लगी। देखा, निकाला, परीक्षण किया कि आखिरकार इसके अंदर है क्या, तो देखा यूरिया वहां पर निकला, और यूरिया जो था ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तुरंत दौड़ कर गए कि ये तो गलती में भी एक बहुत अच्छा काम हो गया मुझसे, ठीक है ना। तुरंत जाकर अपने गुरुजी को इन्होंने बताया, गुरुजी आपकी बात को हमने खारिज कर दिया, और गुरुजी भी हैरान हो गए। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फील्ड में एक क्रांति आ गई, और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर लैब में बनने लगे। कोई इससे आगे जाता ही नहीं था। बर्जीलियस का एक छत्र राज चल रहा था। बर्जीलियस बैठे थे, एक स्टेटमेंट पुटुक से बोल दिया था उनने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी बना ही नहीं सकते। कोई ज्यादा दिमाग लगाता ही नहीं था। वो सोचते थे इतना बड़ा फील्ड है और केमिस्ट्री का, वहां काम कर लो जब हम बना ही नहीं सकते हैं। इन्होंने भी तो ऐसे ही थोड़ी ये स्टेटमेंट दे दिया होगा, काम करने के बाद ही तो दिया होगा। तो कोई कुछ करता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही बोलर ने यहां पर अपनी लापरवाही से एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, वैसे ही क्रांति आ गई। और जैसे ही क्रांति आई, वैसे ही आप जानते हो और भी लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। तो और होड़ लग गई कि सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बनाएगा। तो सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बाद में बनाया गया था वो थे आपके कोलवे, ठीक है ना। बोलर भी कुछ ऐसे, भले से ये लापरवाह थे, स्टूडेंट थे, लापरवाह थे, तो ऐसा नहीं था ये बिल्कुल पगलोल थे, ठीक है ना। तो ये पगलोल नहीं थे। बर्जीलियस ने क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आउटसाइड द लिविंग बॉडी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। और इन्होंने क्या बोल दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आउटसाइड लिविंग बॉडी बनाया जा सकता है, लेकिन उसके कभी एलिमेंट फॉर्म से नहीं बनाया सकता। मतलब प्योर एलिमेंटेड फॉर्म अगर आप ले रहे हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, अगर उसके एलिमेंट से बनाना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है, उसके एलिमेंट से नहीं बनाया जा सकता। अब इनके इस स्टेटमेंट को खारिज करने में लग गए आपके कोलवे, और कोलवे ने यहां पर सिंथेसाइज कर दिया एसिटिक एसिड, ठीक है ना। इन्होंने क्या बना दिया, एसिटिक एसिड को बनाकर तैयार कर दिया। और ये कहां से बनाया, एलिमेंट से बनाया, ठीक है ना। CH3COOH, मतलब पाइनियर था। पाइनियर समझते हो ना, जो एकदम फंडामेंटल, मतलब जो अपने एलिमेंट से बनकर आए, ठीक है ना। तो ये इन्होंने एलिमेंट से बनाया। इनके बाद एक और साइंटिस्ट आ गए, ठीक है ना, जिनका नाम था बर्थेलॉट। जिनका नाम था, ये आपके एनसीईआरटी में ही दे रखा है, इस वजह से इसको लिखवा रहे हैं इस बार, ठीक है ना। क्योंकि एनसीईआरटी में छोटे छोटे पॉइंट पकड़ के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बनने, तो हो सकता है ये पूछ ले। एनसीईआरटी का ही पॉइंट है कि बर्थेलॉट एक और साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने आपका मीथेन बनाया था। सबसे पहले क्या बनाया था इन्होंने, मीथेन बनाया था। तो टोटल आपको ओल्ड व्यू ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, 4 साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, ठीक है ना, 4 का। पहले बर्जीलियस ने क्या दिया था, बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, जो किसमें विश्वास रखती थी, जो मानती थी, वाइटल फोर्स थ्योरी का स्टेटमेंट था कि कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आउटसाइड द लिविंग बॉडी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक वाइटल फोर्स की जरूरत होती है, जो हमारे ह्यूमन बॉडी या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बोलर आए। बोलर ने क्या कर दिया, यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि उन्होंने बना दिया लैब में। अगर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब अगर पूछा जाता है तो यूरिया बताना। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लैब थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट अगर पूछा जाए तो एसिटिक एसिड बताना, जो कि कोलवे ने बनाया था। और एक ये भी याद रखना, मीथेन वाले साइंटिस्ट का नाम, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें आपने देखी, ठीक है ना। कहां से बनाया था, कोई बता सकता है कि बोलर ने जो यूरिया बनाया था वो कहां से बनाया था, वो कहां से बनाया था, अमोनियम साइनेट से बनाया था। फॉर्मूला बता दो अमोनियम साइनेट का, तो अमोनियम आयन होगा, अमोनियम आयन NH4+ और साइनेट CNO-।
फॉर्मूला बनाने के लिए हम कई बार, अब देखो कितने सारे बच्चे फॉर्मूले के चक्कर में पड़ रहे हैं। देखो उसमें कितने सारे हमने क्वेश्चन दे रखे हैं केमिकल बॉन्डिंग में। फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना है, बस आप बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन देख लो, उसकी बैलेंसी देख लो, उसके ऊपर चार्ज देख लो। अगर आपको बैलेंसी या चार्ज पता चल जाए तो दोनों को रखो और क्रिस क्रॉस कर दो, ठीक है ना। इसकी टोपी उसके सर कर दो, उसकी टोपी इसके सर, इस तरीके से आप कर दोगे तो यहां पर बन जाएगा। क्या किसी के नीचे कुछ लगाने की जरूरत है, यहां भी बनाएगा और यहां इसके नीचे भी बनाएगा, ठीक है ना। तो 1 को लिखो या मत लिखो, फॉर्मूला हो जाएगा NH4CNO। ये फॉर्मूला बनकर आपका तैयार हो गया, समझ गए। तो ये है आपका तरीका फॉर्मूला बनाने का। अब ये मैं मोल कॉन्सेप्ट से ही आपको सिखाते हुए आ रहा हूं, तो ये सारी चीजें देखो याद रखनी पड़ेंगी, आपको भूल जाओगे तो फिर हम देखते हैं आज कितने लोगों को क्या क्या चीजें याद हैं। आज आपका परीक्षण यहां पर हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को क्या क्या याद है। तो ये तो सारी चीजें आपको समझ में आई। अच्छा, अभी हमने आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। किसके साथ डील करती है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ डील करती है, ठीक है ना। अब ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आपने देखा होगा, कार्बन का कोई एक कंपाउंड तो होता नहीं है, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर कार्बन का कोई एक कंपाउंड होता तो अलग से इतनी बड़ी ब्रांच बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो बात आती है यहां पर कि कार्बन के इतने ज्यादा, आपने देखा होगा कि कोई एक कार्बन है, ये एक अलग, एक कार्बन का कोई एक अलग कंपाउंड होता है, इससे अगर मैं दूसरा कोई कार्बन जोड़ दूं तो ये कोई नया ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर बनकर तैयार हो गया। वैसे ही अगर एक और कार्बन यहां पर जुड़ जाएगा तो ये एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनकर तैयार हो गया। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या खत्म ही नहीं होती, जैसे एक कार्बन जोड़ोगे एक नया आइटम बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कारण पूछा जाता है कि क्या कारण है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्यों हमको एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से पढ़नी पड़ती है, ठीक है ना। तो रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो कि आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए, ठीक है ना। यहां पर हम रीजन देखेंगे, रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का रीजन क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का रीजन क्या है, तो आइए सबसे पहले आपको हम बताते हैं पहले रीजन के बारे में। इसका जो सबसे पहला रीजन है वो है आपका कैटेनेशन पावर। कुछ लोगों ने लिख भी दिया, बहुत सही, कैटेनेशन पावर सबसे ज्यादा पहला और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है वो क्या है इसकी, कैटेनेशन पावर। क्या होती है कैटेनेशन पावर, क्या होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटेनेशन पावर या प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई एक एलिमेंट अपने ही जैसे अदर एलिमेंट के साथ क्या होता है, जुड़ता हुआ चला जाता है, सेम अपने जैसे एटम के साथ जो है वो जुड़ता हुआ चला जाता है और एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन कर लेता है यहां पर। तो मैं कह सकता हूं सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी, बहुत सही, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। इसको एक और चीज से हम यहां पर अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम, ठीक है ना। सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी तो होती है, सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी बोलो, या फिर अगर आपको लैंग्वेज इसकी लिखनी हो तो टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम। चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम, आइडेंटिकल एटम की चेन बनती हुई चली जाती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जो कि सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछी जाए कि मैक्सिमम कैटेनेशन पावर किसकी होती है तो वो आपकी कार्बन की होती है। मैक्सिमम कैटेनेशन पावर जो आपकी होती है
वो किसकी होती है? कार्बन की होती है, ठीक है ना। कार्बन की मैक्सिमम कैटेनेशन पावर होती है, मतलब कार्बन अपने जैसे कार्बन एटम के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से जुड़ जाता है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप लोग सोचकर बताना, ठीक है ना, मैक्सिमम कैटेनेशन पावर होने से क्या हो रहा है, ये बताना, ये कहना सही होगा या गलत होगा। भाई कार्बन है, कार्बन बहुत जल्दी अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जाता है। कोई भी यहां पर बॉन्ड क्यों बनाता है, केमिस्ट्री में ये बॉन्ड क्यों बनते हैं? स्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए ही तो बनते हैं। अच्छा, कार्बन ने अपने जैसे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब आप बताइए, एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया यहां से कि कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो इसका मतलब पक्का वो इसके साथ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को पा रहा होगा। पॉइंट नंबर 2, यहां पर ये जो बनने वाला बॉन्ड है ये एक वीक बॉन्ड होगा या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा? समझिएगा, ये एक वीक बॉन्ड होगा या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा? तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये वीक बॉन्ड होता, चलो मान लो कार्बन की टेंडेंसी है अपने जैसे एटम के साथ जुड़ने की, तो ये जुड़ तो जाता और वीक होने के कारण ये पुटुक से टूट जाता। तो क्या टूटता है क्या ये बॉन्ड? ये टूटता नहीं है, बल्कि और कार्बन ऐसे ही लगातार जुड़ते हुए चले जाते हैं। मतलब क्या है कि ये कार्बन यहां पर जुड़ रहा है कार्बन के साथ, तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आती है, जिसका कारण होता है हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है ना। कार्बन कार्बन बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी जो होती है ना वो ज्यादा होती है, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जिसके कारण यहां पर कैटेनेशन पावर कार्बन की सबसे ज्यादा होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मैं ये कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती होगी, जिसकी वजह से यहां पर वो जुड़ने के बाद अगर आप उनको अलग अलग करना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जब जाकर वो क्या होंगे आपके, तब जाकर वो अलग अलग होते होंगे, ठीक है ना। तो अगर आपसे कैटेनेशन पावर का ऑर्डर पूछा जाए तो याद रखना, कैटेनेशन पावर का ऑर्डर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी बता दे रहे हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी आप जो है वो वहां पर बता दे रहे हो। आइए मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको यहां पर बताना चाहता हूं ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन पावर। वैसे तो मैक्सिमम कार्बन की होती है, लेकिन कार्बन के बाद किसकी होती है ये कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे सबसे ज्यादा, सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा होती है वो कार्बन कार्बन, ये आपकी सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद आता है आपका सिलिकॉन का, एक सिलिकॉन जब दूसरे सिलिकॉन से जुड़ता है तो ये होती है आपकी। उसके बाद आपका आता है सल्फर का, ठीक है ना, सल्फर सल्फर, इन दोनों की जो होती है वो लगभग बराबर होती है। क्या होती है? लगभग बराबर इनकी कैटेनेशन पावर होती है। उसके बाद आपका आता है यहां पर फॉस्फोरस का, ठीक है ना। उसके बाद आपका यहां पर आता है नाइट्रोजन का, और सबसे लास्ट में आपका ये आता है ऑक्सीजन का, ठीक है ना। तो इतने लोगों का मिनिमम आप याद रखोगे तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इधर से इधर चलने पर आपकी कैटेनेशन पावर क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। इधर से इधर चलने पर क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, एक चीज मैं और यहां पर कह दूं, इधर से इधर चलने पर जो एम एम बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी आपकी डिक्रीज कर रही है। एम एम का मतलब समझे, एम एम का मतलब समझे, एम एम का मतलब समझे, एम एम का मतलब है यहां पर एम का मतलब है एलिमेंट से, एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना। टेलुरियम मैंने लिखवाया नहीं है, वैसे तो इसके लिए हम ट्रिक भी देते थे, कशिश पनौती करके ऐसी ट्रिक आती थी ना, एक कशिश पनौती, याद आ रहा हो तो।
कशिश पनौती ऐसे करके। तो टेलीरियम की मैंने नहीं लिखवाया है, आप मिनिमम यहां तक याद रखेंगे, ठीक है ना। तो वो आपका यहां पर है। ये आपका ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन पावर आपका हो गया, ठीक है। तो पहला रीजन आपका क्लियर हुआ। पहला रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है आपका, कैटेनेशन पावर ऑफ कार्बन। और कैटेनेशन पावर ऑफ कार्बन ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि उसकी कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। आ जाइए, दूसरा रीजन क्या है। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन होता है टेंडेंसी टू कंपाउंड, टेंडेंसी टू कंबाइन नॉन मेटल, अदर नॉन मेटल विद स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। ये भी आपकी दूसरी टेंडेंसी यहां पर आ जाती है। दूसरी, अगर आपसे पूछा जाए दूसरा रीजन बताइए यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का इतना लार्ज नंबर में होना, तो वो है आपकी टेंडेंसी ऑफ कार्बन, टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू कंबाइन, टेंडेंसी टू कंबाइन अदर नॉन मेटल विद स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस चीज को मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बस समझिएगा। जैसे कि यहां पर एग्जाम्पल में समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी कंपाउंड होते हैं वो कितने एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, तो मोस्टली आप यहां पर बताओगे कि उनमें मैक्सिमम टाइम कार्बन तो होगा ही होगा, मोस्टली आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। आगे चल के आएगा टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, वो आगे मैं जस्ट इसके बाद बताऊंगा आपको। तो वहां पर आपको पता चलेगा एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो उस चारों वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मैक्सिमम टाइम हम हाइड्रोजन को लगा देते हैं, ठीक है ना। तो आपका टोटल 10 एलिमेंट इसी तरीके से पाए जाते हैं। पहला तो आपका कार्बन जो कि मैक्स मतलब प्रेजेंट होगा ही होगा, मोस्टली आपका जो होता है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा, ठीक है ना, इसके अलावा आपका यहां पर ऑक्सीजन आपको मिलेगा, नाइट्रोजन आपको मिलेगा, सल्फर आपको मिलेगा, फास्फोरस आपको मिलेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी चीजें भी आपको मिलती हैं। मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप उठाकर देखो तो यहां पर मैक्सिमम आपको 10 एलिमेंट टोटल मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिनसे आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड मिलकर बने हुए होते हैं। और वो 10 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं आपके, जो कि अभी मैंने आपको बताया, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और आपका ऑक्सीजन, ठीक है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। उसके बाद आपका यह आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। जिसमें कि आपका कार्बन जो है वो मस्ट बी प्रेजेंट, ये तो आपका प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। हाइड्रोजन मोस्टली प्रेजेंट, ठीक है भाई। और यहां से लेकर यहां तक ये जो हो गई आपकी पूरी की पूरी मे बी प्रेजेंट, ये आपके प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, वरना हाइड्रोकार्बन में आपका कार्बन और हाइड्रोजन ही सबसे ज्यादा होता है। तो टेंडेंसी टू कंबाइन अदर नॉन मेटल विद स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, एक ये भी रीजन होता है कार्बन का। कार्बन केवल कार्बन के साथ ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता, ये अदर नॉन मेटल लाइक आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, और मैं अगर बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी के साथ भी उतने ही अच्छे तरीके से बॉन्ड बनाता है जितना कार्बन कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक कारण होता है इसका। नेक्स्ट कारण की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका रीजन है, रीजन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज्यादा ब्रॉड हो जाती है, और वो है आइसोमेरिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिन।
फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म, सोन बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी एक रीजन होता है आपका। फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म पूरा लिखवा दें क्या, सोन बाई ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म का फिनोमिना भी शो करते हैं, ये भी एक रीजन है। ये भी आपके नंबर ऑफ जो है वो कंपाउंड बढ़ा देता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप जरा देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम अगर किसी का होता है और आपका कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपका सेम होता है और स्ट्रक्चर में अगर कहीं पर भी थोड़ा भी अंतर आ जाए तो एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनकर तैयार हो जाता है, जिसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर उनको बोला जाता है। ठीक है ना। एक और मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओरिएंटेशन जो है आपके एलिमेंट का अगर बदल जाएगा तो वहां पर एक नए प्रकार का आइसोमर बनकर तैयार हो जाता है, एक नया कंपाउंड, उसका अलग ही नेचर आपका होता है। ठीक है ना, जिसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर कंसीडर किया करेंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन बदलने से उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी बदल जाया करेंगी, अलग ही कंपाउंड उसको काउंट किया जाया करेगा। तो मतलब ये भी एक मेजर रीजन होता है आपका आइसोमेरिज्म, जिसमें आपका जरा सा चेंज हो जाए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन आपके सेम है, लेकिन आपने स्ट्रक्चर में पहले मान लो 5 कार्बन की चेन थी, बाद में आपने 4 कार्बन की चेन बना दी, तब भी आपका क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपका चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो ये भी एक मेजर रीजन माना जाता है, फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी एक मेजर रीजन है इतना ही बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होना। ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ